Assalamualaikum. Myself Muhammad Aslan Yasin, and I'm from University of Management and Technology. And being a medical student, today I am going to talk about a general disease, a common disease that is known as myocardial infarction, and in common words we can say it as heart attack. And today I'm going to talk about its etiology, that is its causes and its clinical manifestations and its recognition, and as well as first aid that should be provided to a person that is suspected as a heart attack patient. हार्ट अटैक असल में होता क्या है? व्हाट एक्चुअली हार्ट अटैक इज और मायोकार्डियल इन्फेक्शन. अब हार्ट अटैक क्यों होता है, ये असल में होता क्या है कि हार्ट के टिश्यूज़, कुछ टिश्यूज़ या हार्ट के किसी एक एंटायर पार्ट का डेड हो जाना, इसको हार्ट अटैक कहते हैं. अब ये हार्ट अटैक क्यों होता है? जिस तरह बाकी बॉडी के मसल्स को ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपनी सर्वाइवल और नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकें, इसी तरह कार्डिक मसल्स जो होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो ब्लड के थ्रू उन तक पहुंचती है. अगर किसी वजह से ब्लड में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी है वो टिश्यूज़ को हार्म कर रही हो या ब्लड का डिक्लाइन आ जाए ब्लड फ्लो का कार्डिक टिश्यूज़ को, तो उस केस में कार्डिक मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं और अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते और अपना मेटाबॉलिज्म और अपना सर्वाइवल मेंटेन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो ग्रेजुअली डेड होना शुरू हो जाते हैं. तो जब टिश्यूज़ या एक कार्डिक का एक पूरा एंटायर ग्रुप या हार्ट का एक पूरा पार्ट, कोई एक हिस्सा प्रॉपरली डेड हो जाए तो उस केस को हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इन्फेक्शन. अब ये डिक्लाइन ऑफ ब्लड फ्लो टू कार्डिक टिश्यू ये होता क्यों है? एक कंडीशन, इसको हम इस्कीमिया कहते हैं. तो इस्कीमिया क्या कंडीशन है कि किसी भी टिश्यू को अगर ब्लड की सप्लाई रुक जाए और उसके साथ साथ उस ब्लड की सप्लाई रुकने की वजह से ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाए और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं नॉर्मल फंक्शनिंग और सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं वो ना मिले, तो उस केस में जो मसल है या टिश्यू है वो वीक हो जाएगा. ठीक है. अब ब्लड फ्लो जो है वो डिसकंटिन्यूअस या उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्यों आती है? इसकी कॉज होती है कि जब कोरोनरी आर्टरीज़, वो आर्टरीज़ जो हार्ट को ब्लड न्यूट्रिएंट रिच और ऑक्सीजन रिच ब्लड जो हार्ट के मसल्स को प्रोवाइड कर रही हैं, वो आर्टरीज़ कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं उनको. जब उन आर्टरीज़ में कोई प्लैक फॉर्मेशन हो जाती है या इम्बोलस या थ्रोम्बस या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है कोई, ये प्लैक फॉर्मेशन क्या होती है कि प्लैक फॉर्मेशन एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल और अदर सच सब्सटेंसेस इन द कोरोनरी वेसल्स. जब ये वेसल एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं तो ब्लड वेसल में से ब्लड पास नहीं कर सकता, इनएडिक्वेट अमाउंट जो है वो ब्लड की टिश्यू तक पहुंचती है, जिसकी वजह से टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी फेस करना पड़ती है और टिश्यूज़ डेड होना शुरू हो जाती हैं. ठीक है. तो ये असल में प्लैक फॉर्मेशन है. अब इस्कीमिया भी हो गया, प्लैक फॉर्मेशन भी हो गई, ये असल काजेज़ हैं जिनकी वजह से हार्ट के मसल्स डेड होते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हार्ट अटैक. कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पेशेंट है तो उसको हार्ट अटैक की साइन शो होना शुरू हो रही हैं. ठीक है. अब एचिंग पेन है जो रेडिएट करेगी हमारी चेस्ट में और लेफ़्ट आर्म में. ठीक है. ये वाली जो पेन फील होगी ये साइन है हार्ट अटैक का. उसके बाद एंजाइना होगी, जो चेस्ट पेन होती है, इसको एंजाइना कहते हैं, जो स्पेसिफिक टाइप की एक पेन है, लेकिन इसकी अब एक्सप्लेनेशन देना यहाँ पर नेसेसरी नहीं है, मैं जनरल बताऊँगा आपको. उसके अलावा नॉइज़िया हो सकता है, नॉइज़िया यानी वॉमिटिंग हो सकती है. ठीक है. वॉमिटिंग हो सकती है. उसके बाद जो मेन इसकी साइन है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. ठीक है. वेंटिलेशन में जो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी ना वो हमें बताएगी कि भाई यहाँ पे कार्डिक परफ्यूजन रेशो जो है वो वेरी कर रही है. ठीक है. तो वो इनएडिक्वेट है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक के साइन शो होना शुरू हो गई हैं. ठीक है. तो इन केसेस में ये साइन एंड सिम्टम्स हैं, प्लैक फॉर्मेशन हो गई, तो इनको अब टैकल करने के लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं. ठीक है. उन मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन हैं? उन मेडिसिन में होती है भी एस्पिरिन होती है. एस्पिरिन जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? एंजाइनल पेन के लिए, उसको रिलीफ दिया जा सके. उसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन होती है और ये भी इसी मकसद के लिए यूज़ होती है, लेकिन एस्पिरिन जो है बिफोर एंजाइनल पेन या स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो उससे पहले ही हम
पेशेंट को दे देते हैं एस्पिरिन, ताकि नेक्स्ट टाइम या आने वाले वक्त में इसको हार्ट अटैक या कार्डिक स्ट्रोक का सामना ना हो। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन भी एंजाइना के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा हम कुछ वेज़ोडाइलेटर मेडिसिन देते हैं ताकि जो वेसल्स ब्लॉक हो चुकी हैं या नैरो हो चुकी हैं उनको डायलेट किया जाए, ताकि ब्लड फ्लो जो है ना वो एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड सप्लाई कर सके कार्डिक टिश्यूज़ को। ठीक है, उसके बाद हम कुछ मेडिसिन यूज़ करते हैं जैसे कि क्लॉट ब्लस्टर्स हैं, जो क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है ब्लड वेसल में, उनको ख़त्म करने के लिए क्लॉट ब्लस्टर यूज़ करते हैं। उसके बाद थ्रोम्बोलिटिक होती हैं, थ्रोम्बस फॉर्मेशन अगर ब्लड वेसल में कोरोनरी आर्टरीज में हो गई है तो उन थ्रोम्बोसाइट का जो एक्यूमुलेशन है उसको डिस्ट्रॉय या उसको ख़त्म करने के मिनिमाइज़ करने के लिए हम थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हाइपरटेंशन हो गई तो हाइपरटेंशन की वजह से कार्डिक अटैक हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, तो हाइपरटेंशन के लिए बीटा ब्लॉकर हम देते हैं, डाइजोक्सिन टाइप और डायूरेटिक्स मेडिसिन देते हैं ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें हाइपरटेंशन को। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कार्डिक अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। अब उन रिस्क फैक्टर में हम एज दे सकते हैं, टोबैको कंजप्शन हो सकती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल हो सकता है, उसमें स्ट्रेस हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है, और इनएडिक्वेट एक्सरसाइज हो सकती है। ठीक है, एज किस तरह करती है, एज किस तरह अफेक्ट कर सकती है कि जैसे ही एज बड़े उम्र के लोगों को में ना जो आर्टरीज होती हैं वो क्लैप्स होना शुरू करें, नैरोइंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें फैट एक्यूमुलेशन भी होती है। ठीक है, उसकी वजह से नैरो हो जाती हैं और हाइपरटेंशन का काज करती हैं। स्ट्रेस और हाइपरटेंशन का सिचुएशन जो है वो भी सेम है कि इन दोनों कंडीशन में जब स्ट्रेस होगी या हाइपरटेंशन होगी तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स का रप्चर होने का या बर्स्ट होने का खर्चा होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक काज करवा सकती हैं। और उसके बाद फैटी एसिड एक्यूमुलेशन, कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन होती है, तो उन सब केसेस में क्या होगा कि जब ब्लैक फॉर्मेशन हो जाएगी, ब्लैक फॉर्मेशन से टिश्यू लेवल, कार्डिक टिश्यू लेवल पे इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया होने से क्या होगा कि हमारे टिश्यूज़ जो होंगे कार्डिक टिश्यू वो वीक होंगे और अल्टीमेटली वो डेड होना शुरू हो जाएंगे, जो लीड करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। उसके बाद अगर आप टोबैको कंजप्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं, जब टोबैको कंज्यूम होता है तो उस केस में बॉडी में फैटी एसिड की जो प्रोडक्शन है ज़्यादा हो जाती है ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद कुछ केमिकल भी रिलीज होते हैं जैसे कार्सिनोजेनिक केमिकल। अब जो फैटी एसिड टोबैको कंजप्शन से रिलीज हुए हैं वो ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और वो भी ब्लैक फॉर्मेशन करेंगे और अल्टीमेटली मायोकार्डियल इन्फेक्शन को वो लीड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम कैसे पहचान सकते हैं कि अगर कोई बंदा है तो वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन फेस कर रहा है। तो मैंने साइन एंड सिम्टम्स बता दिए हैं। अगर उस बंदे को सबसे पहले देखें कि ये साइन एंड सिम्टम्स जो मैंने प्रीवियसली बताई हैं वो हैं, उसके बाद देखें कि उसको ब्रीदिंग हो रही है नहीं। अगर ब्रीदिंग नहीं हो रही तो हम फ़ौरन से उसको CPR अप्लाई करेंगे। अब CPR क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होती है कि जिसके थ्रू हम उसकी वेंटिलेशन को फ्री करते हैं, अलाउ करते हैं कि उसकी जो प्रॉपर एडिक्वेट वेंटिलेशन हो सके ताकि उसको सांस आए और उसका सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा हो जाए। ठीक है, CPR में क्या होता है कि हम चेस्ट के सेंटर में जो स्टर्नम है वहाँ पे हम दिस पोर्शन ऑफ हैंड इज़ अप्लाइड इन दिस वे एंड अदर हैंड इज़ अप्लाइड on first hand like this and we compress the chest of that particular patient in this way. If you apply the force in just like that way it will cause harm to our ribs. मतलब कि हमें इस तरह कंप्रेस करना है उस बंदे की चेस्ट को ताकि उसकी कार्डिक परफ्यूरेशन है वो नॉर्मलाइज कर सकें हम। ठीक है, और इसके अलावा हमें तो सबसे पहले वो करना चाहिए CPR अप्लाई करने से पहले कि हम उसकी लेग्स को थोड़ा सा एलिवेट करें और जिस प्रिंसिपल में वो पेशेंट हमने रखा हुआ है वहाँ का टेम्परेचर हम डाउन कर दें और उसके अलावा उसके हैंड्स एंड लेग्स को हम रब करें। अगर हमें CPR अप्लाई करना नहीं आता तो हम उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, मतलब कि उसके माउथ पे अपना माउथ करके हम इनसाइड एक्सहेल कर सकते हैं उसके माउथ में। इसे कहते हैं माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, ताकि उसकी जो वेंटिलेशन है वो बहाल हो सके। तो ये सारा प्रोसीजर था मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, जनरल सा ब्रीफ सा। तो उम्मीद है कि मैंने सही प्रेजेंट किया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।